डियर स्टूडेंट, आज हम लोग विचलन कोण के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ यह पता करेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण को जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, प्रिज्म जो है 3D ऑब्जेक्ट है। एक हमारा 2D ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप यहाँ अगर बात करें पेज वगैरह का, तो आपका 2D है, जिसमें देखिए लंबाई चौड़ाई है, वो 2D है आपका। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है आपका 3D है। फिलहाल इतने समझिए। सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं। ये देखिए, हमेशा हम ऐसा बनाते हैं। इसका मतलब प्रिज्म का जो है प्रधान काट को हम दिखा रहे हैं, यानी मुख्य काट को दिखाते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए आप, इसको पीछे की। देखिए, आप यहाँ से एक और सेक्शन निकाल लीजिए, आप इसको मिला लीजिए और इसको इससे मिला लीजिए। तो ये जो है समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म बन गया हमारा। समबाहु त्रिभुजीय प्रिज्म। इस प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 5 फलक। फलक को फेस भी बोल सकते हैं, फेसेस। इसमें देखिए, एक फेस आपका ये हो गया, ये ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा। दूसरा ये हो गया, यहाँ ट्रायंगुलर शेप 2 हो गया। एक ये आपका है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ से ये। एक तीसरा हो गया ये। चौथा देखिए ये है आपका। पांचवा देखिए ये आपका, जो आधार का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा 3D में है, त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय आकृति से हम बोर्ड पर तो दिखा नहीं पाएंगे विचलन को। तो आप ये 2 विमीय में देखिए, 2 विमा में मजे से देखिए, आराम से एंजॉय कीजिए, आराम से देखिए वीडियो को। देखिए, ये आपका 2D में है। 2D में ये आपका प्रिज्म एक 2 विमा में है। 2D जिसको बोलते हैं 2D। इसमें देखिए ये है, यहाँ देखिए ये आपका आएगा आपका प्रिज्म को यहाँ पे। ये देखिए ये वाला सतह है, इधर से लाइट जाएगा, इधर से लाइट निकल जाएगा, दोनों वर्तक सतह हो गई। इसमें देखिए ये आपका आधार हो गया आपका। ये देखिए आपका प्रिज्म कोण है। ये आपका अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह, जहाँ प्रकाश का किरण का अपवर्तन होता है। ये भी सतह आपका अपवर्तक सतह होगा, अपवर्तक सतह। दोनों अपवर्तक सतह जो है वो समांतर नहीं होने चाहिए, असमांतर होता है। देखिए ये कंडीशन है, इसको हम समझ लिए। अब थोड़ा सा हम इस पर बात करें। होता क्या है प्रिज्म में? प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का किरण को जो है वो बेंड करता है अपने आधार के, ये समझ लीजिए। इसके अलावा भी प्रिज्म का काम है प्रकाश का किरण का अपवर्तन करना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो व्हाइट लाइट को ही बेंडिंग करेगा, वो आपका कोई भी लाइट हो उसको बेंड करेगा। व्हाइट लाइट में क्या होता है कि वो 7 कलर्स में वो उसको डिस्पर्स करता है। इसको हम मिटा रहे हैं जरा सा। देखिए, पिछली बातों को थोड़ा सा फिर से हम याद दिला दें विचलन कोण का। देखिए, आप लोग सब जान रहे हैं ये प्रिज्म है। और अगर नाम हम देते हैं, नोमेनक्लेट करते हैं, ABC हमने पिछले क्लास में भी दिया था इसको नाम। यहाँ से देखिए प्रकाश का किरण जा रहा है, ठीक है। ये हमारा आपतित प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश, जिसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। उसका इस सतह पर देखिए हम एक नॉर्मल डाल देते हैं इस पॉइंट पर। ये हमने इसका नाम N दिया था पहले। अब होता क्या है कि ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रहेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब क्या बताएं पहले कि प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश की किरण को वो आधार की ओर मोड़ता है। यहाँ से ये आधार की ओर मोड़ दिया, अपने आधार की ओर देखिए, यहाँ से मोड़ दिया। तो देखिए यहाँ से देखिए जाना था इसको कैसे, आप इसको गौर से समझिए। जाना था देखिए इसको ऐसे, ये ठीक है। लेकिन ये इतना का विचलन हो गया इसका, देखिए इतना का ये विचलन हो, इसको डेल1 ले लीजिए आप। इतना का विचलन होने के साथ साथ ये इसके अनुदिश, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए। BC के अनुदिश मूव किया।
अब इस सतह पर जाया तो फिर यहाँ एक नॉर्मल बना लीजिए, ये क्या होता है, यहाँ से वो फ्री होकर मूव कर गया हमारा। क्यों मूव किया ये भी जान लो। देखिए ये आपका रेरर मीडियम है, यानी विरल माध्यम, ये तो विरल, ये सघन है, तो विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा प्रकाश का किरण। देखिए अभिलंब की ओर झुक गया है। अब देखिए यहाँ सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर हट गया प्रकाश का किरण। तो यहाँ जो एंगल बनेगा निर्गत किरण का, निर्गत किरण का जो एंगल बनेगा किसके साथ, अभिलंब के साथ, ये कहलाएगा निर्गत कोण। देखिए ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गत कोण। इसका विचलन क्या हुआ ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं समझ में आएगा। इसको देखिए पीछे, देखिए ये विचलन हुआ हमारा, जाना था दे से चला गया, ठीक है। तो ये हमारा विचलन हो गया। ये हमारा प्रिज्म कोण है जो पहले भी हम बता चुके हैं आपका। ये हमारा R1 ले लीजिए एंगल, ये हमारा R2 ले लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे बढ़ जाइए। अब आप गौर कीजिए कि विचलन कोण क्या है। अगर हमको कोई बोल दे कि विचलन कोण क्या है, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको विचलन कोण के बारे में बताया था, आज भी थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या आपतित किरण को ये फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ाने को, और निर्गत किरण जो आगे की ओर जा रहा है उसको पीछे की ओर बढ़ाने को जो कोण बनता है, देखिए यहाँ फिर से समझ लीजिए, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने को और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक कोण बन रहा है, ये हमारा है विचलन। समझ गए बच्चों, ये क्लियर है। आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बना हमारा वो क्या है, विचलन कोण कहलाता है। पिछले वीडियो में हम बताया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बन जाता है वो डेल कहलाता है। अब आज हम लोग देखेंगे, अब इसको हम डेल से दिखाते हैं। देखिए डेल, ये डेल है आपका, इसका मतलब वही विचलन, ठीक है। ये यहाँ तक आपका हम समझते हैं कि ये क्लियर है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि विचलन कोण के लिए कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस नेसेसरी, कंडीशंस, influences, conditions influence angle of deviation, angle of deviation। यानी कहने का मतलब है कि विचलन कोण को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित कर रहे हैं। विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये क्लियर है इमेज, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। पहला ले लीजिए अपवर्तनांक का आपका, अपवर्तनांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या जैसे डिनोट करते हैं, आज तक हमने बताया है आपको। इसको ईटा ले लीजिए, ईटा से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप म्यू से डिनोट कर सकते हैं इसको, ईटा या म्यू से। अब होता है क्या, अपवर्तनांक समझ लीजिए। अपवर्तनांक क्या है कि किसी माध्यम का वह क्षमता जो प्रकाश किरण को कितना मोड़ती है। इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल से ये जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है वो मीडियम। जैसे अगर हम बात करें कि जल का, जल का अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं कि जल का म्यू जो है 1.33 होता है। अगर हम कांच की बात करें तो कांच का म्यू 1.5 होता है। इसी तरह अगर हम डायमंड का बात करें, जिसको हीरा हम कहते हैं, डायमंड का म्यू का बात करें तो 2.42। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा डेंसर मीडियम है, यानी डेंसिटी ज्यादा है, डेंस से डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी कम है कांच की तुलना में, कांच का डेंसिटी डायमंड की तुलना में कम। ज्यादा डेंसिटी तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वो प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ेगा, ज्यादा क्षमता है मोड़ने का। तो होता क्या है, विचलन कोण का जो वो अपवर्तनांक है वो तो कैसे असर पड़ता है। अगर हम n का मान बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, यदि हम ईटा इसको बोल सकते हैं, सुविधा के लिए ईटा ही बोल सकते हैं। अगर हम ईटा का मान बढ़ाते हैं तो हमारा उस केस में
एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ता है। सिंपल सा फंडा याद रखिए, अगर अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन कोण बढ़ेगा। क्लियर है? दूसरा आप ले लीजिए एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का कोण, सेकेंड वाला एंगल ऑफ प्रिज्म जो आपको ए दिखाया है, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए, यानी किससे किसके बीच बना कोण, आप देखिए दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बना कोण। अगर एंगल बढ़ता है हमारा, अगर तो हमारा डेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी आप बाद में फर्दर जब आप आगे बढ़िएगा तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एंगल बढ़ने से कैसे हमारा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता है। तीसरा हम वेवलेंथ पर बात करेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। इसमें होता है क्या, जैसे आप देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 कलर्स होता है, 7 कलर्स आप सब जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम बताए थे आपको इसको क्लियर करके, फिर भी आप देख लीजिए बेबजियोर, बेबजियोर, ठीक है 7 कलर्स है। जब आप देख रहे हैं कि इसका वेवलेंथ जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है, इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और ये जो रेड है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा अगर होगा तो प्रकाश किरण को कम मोड़ेगा, ज्यादा वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा है यानी वेवलेंथ के ऊपर मतलब हुआ ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो डिविएशन जो है वो कम होगा। तो रेड का आप जान रहे हैं, बताइए रेड का क्या होगा, तो रेड का वेवलेंथ जो है ज्यादा है इसीलिए एंगल ऑफ डिविएशन इसका कम है, और ये जो वायलेट है इसका वेवलेंथ कम है इसीलिए एंगल ऑफ डिविएशन इसका ज्यादा। क्लियर है? हालांकि आगे फर्दर आपका काम नहीं आएगा, ये हम जो अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं टेम्परेचर, 4 नंबर टेम्परेचर, टेम्परेचर पर क्या इसका असर पड़ता है। टेम्परेचर आप सभी लोग जानते हैं केमिस्ट्री में मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मोलिकुल दूर दूर भागते हैं, अब दूर दूर भागते हैं तो मीडियम का डेंसिटी क्या होता है, कमता है, अब मीडियम का डेंसिटी कमेगा तो आप सिंपल से जान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा तो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन भी कमेगा। यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, ऊपर मतलब बढ़ाना, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है घटेगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो डेल का मान भी घटेगा। क्लियर है? ये चौथा हो गया। अब आप 5वां पर बात करते हैं, ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा डेल यानी एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, प्रिज्म का कोण बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, वेवलेंथ का थोड़ा सा उल्टा है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन घटेगा। फिर देखिए टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन घटेगा। ओह अब देख लीजिए आगे थोड़ा सा और है, मजे से इसको देखिए, कुछ सीखिए। 5 नंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको समझना जरूरी है, इसका खेल थोड़ा सा अलग है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें समझिए ये क्या कहता है वो सुनिए। पहले हम आपको एक प्रिज्म बनाते हैं, फिर जल्दी जल्दी प्रिज्म बनाते हैं, ये है, ये बी है, ये सी है, इधर से देखिए एक लाइट हम गए, इसको बढ़ाइए आगे की ओर, यहाँ से देखिए बैंड एक नॉर्मल खींच लीजिए, बैंड हुआ, यहाँ से इसके अनुदिश गया, फिर यहाँ से देखिए दूसरा मीडियम चेंज हुआ, फिर बढ़ गया, ये आपका नॉर्मल से दूर भाग गया, ये हो गया आई, ये हो गया आपका ये। ठीक है, अब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए। होता क्या है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होगा, सोचिए बताइए। यहाँ देखिए आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, और यहाँ देखिए आपका विचलन कोण का मान, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, ये देखिए यहाँ ये आपका हो गया डेल यानी एंगल ऑफ डिविएशन। तो आपतन कोण का मान पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया, हिंदी में भी लिख लीजिए,
देखिए इसको हम एक डायग्राम से आपको बताते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। ये देखिए एंगल आई है, ठीक है, यानी आपतन, ठीक है, आई इधर है आपका डेल, यानी एंगल ऑफ डिक्रीज, ठीक है। कुछ वैल्यू ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके ले लीजिए। इधर भी कुछ ले लीजिए, चलिए 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, 40 लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 50 तक हुआ, 60 ले लेते हैं, ऐसे ले लीजिए ना, आगे बढ़ा के जितना लेना है मजे से ले लीजिए, जो लेना है आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ देखिए अगर ये 50 पे है अगर, तो इसके लिए कितना है, ये एंगल यानी आई 20 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 30 ये है 40 डिग्री है तो आप देख रहे हैं 30 है। अगर ये 30 डिग्री है, आप यहाँ देख लीजिए 30 डिग्री है तो ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए ये आपका 20 डिग्री है तो ये कितना है, 50 डिग्री है। अब आप इसको मिलाइए जरा सा, देखिए इसको मिलाइए बड़े समझे से, इसको मिलाते जाइए तो देखिए अचानक ऊपर की ओर डाटा जा रहा है हमारा ग्राफ। इसको ये देखिए आखिर क्या हो रहा है जो ऊपर जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि आपतन का मान, आपतन कोण का मान ज्यों ज्यों हम बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से, आपतन कोण पहले 20 था, ये 50 पे था, ये 30 है, 40 पे आ गया, ये 40 है तो ये 30 पे आ गया, यानी कि आप खेल समझिए। फिर देखिए यहाँ ये 50 पे आया, उसके बाद देखिए यहाँ से ही बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए बढ़ना शुरू हुआ, यानी कहने का मतलब इसका थ्योरी आप निकाल सकते हैं कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान बढ़ता है, जब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान और बढ़ता है। तो ये अब जो है उसके बाद देखते हैं जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो एक कंडीशन यहाँ ऐसा आ गया कि जहां पर जो है एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम, ये देखिए आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरा 50, ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मेरा एंगल मिनिमम डिविएशन जो हमारा 50 डिग्री हो सकता है 40 भी आए, 30 भी आए, कैलकुलेशन पर निर्भर करता है कितना आएगा, वो आप किस तरीके से सेटिंग किया, कौन सा चीज, बात समझे। यानी आई का जो वैल्यू होगा, यानी कह सकते हैं सिंगल वैल्यू ऑफ आई, सिंगल वैल्यू ऑफ आई के लिए क्या होगा, मिनिमम डिविएशन, डेल एम जिसको बोलते हैं। यानी आई का ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि सर ऐसा ग्राफ हम बनाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा, इस तरीका का ग्राफ में ऐसा, यहाँ पर मान लो 40 डिग्री है तो ये मैंने 42 डिग्री है और ये हमारा 43 डिग्री, तो तीनों वैल्यू आई का होगा, ऐसा नहीं है। ये आई का तीनों वैल्यू नहीं सेट करेंगे, यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, सिंगल वैल्यू ऑफ आई, यानी ओनली वन वैल्यू ऑफ आई कर सकते हैं, उसके लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, यानी न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अगर हमारा आई का वैल्यू देखिए ग्राफ से कर देते 50 है तो बस 50, और ये इस तरीका का ग्राफ अलाउड नहीं होगा। ग्राफ में आप इसको ऐसे भी समझ ले, देखिए ग्राफ ऐसे आप कर, आप ऐसे ले जा रहे हैं, ये ऐसे भागेगा, एक पॉइंट मिलना चाहिए हमको, सिंगल एक पॉइंट, क्लियर है। अब देखिए फिर से समझ लीजिए, विचलन न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो हमारा विचलन कोण का मान कमेगा, और बढ़ाएंगे तो और कमेगा, लेकिन अब बढ़ाएंगे तो अब बढ़ेगा। यानी एक ऐसा कंडीशन, एक ही कंडीशन है जिसमें आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का न्यूनतम होता है, उसके बाद कम नहीं होगा, वह कोण हो जाएगा न्यूनतम विचलन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, इसको आप लोग सब समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं बच्चों। अब देखिए कंडीशंस क्या में से का, मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, कंडीशंस क्या क्या है मिनिमम डिविएशन। एक ग्राफ एक फिर से बना लीजिए आप, जरा समझिए से, बढ़िया से बनाए, ऐसे वाले कच कच कचा आगे बढ़ गया, ये आपका हो गया इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ आप एक नॉर्मल बना लीजिए मजे से, ये कोण आपका हो गया आई, इसको ऐसे इसके अनुदिश जाना है, इस पॉइंट पर फिर एक नॉर्मल है, ये यहाँ से बैंड कर जाएगा, ये आपका ई है, ठीक है। आप यहाँ पर भी कोण बना सकते हैं R1, यहाँ है R2 आपका, ऐसे बढ़ा लीजिए,
ये आपका प्रिज्म कौन है, ए है आपका, ठीक है, ये आधार प्रिज्म का है। अब आप समझिए आई का खेल। पहले एक बात समझ लीजिए, अगर देखिए इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर फॉल हुआ है तो यहाँ से अपवर्तन शुरू हुआ है, तो ये किरण जो है यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो गया किरण, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो किरण, ये अपवर्तित किरण है आपका, और ये जो किरण है ये हमारा निर्गत किरण है, और ये हमारा कौन सा किरण है, इंसिडेंट है, आपतित किरण। देखिए यहाँ से जब हम प्रकाश का किरण गया तो यहाँ अभिलंब के साथ ये आई कोण बनाया, ठीक है, आगे बढ़ा तो आप देखिए यहाँ अभिलंब के साथ ई कोण बनाया है, निर्गत कोण, ई जिसको बोल रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल यहाँ क्या है वो समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश का किरण जा रहा है, अब मान लिया जाए कि 180 डिग्री से किसी स्थान पर उलट गया प्रकाश का किरण, कितना से 180 डिग्री से, जैसे मतलब कि कहने का मतलब अगर ऐसे लाइट जा रहा है ये बेंड हो गया तब ना, अब बेंड नहीं होगा, ऐसे गया लाइट और फिर लाइट उसी रास्ते से आ गया। आप इसको भी समझ सकते हैं ऐसे करके, देखिए होता है क्या है, यहाँ समझिए, ये कांच है, यहाँ से प्रकाश का किरण आई, ऐसे यहाँ से आई कोण बनाया, फिर देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये आर कोण बनाया। अब यहाँ देखिए यहाँ से फिर ये दूसरा मीडियम में गया, ये आपका सघन था, ये आर है, फिर यहाँ से अभिलंब से दूर चला गया ये आपका, ठीक है। अब होगा क्या कि फिर अगर कंडीशन घूमेगा, अगर इधर से प्रकाश का किरण फिर आया तो फिर कंडीशन सेम आ जाएगा, जैसे प्रकाश का किरण गया तो पहले विरल से गया सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ा, सघन से विरल में गया, अभिलंब से दूर भागा। उसी तरह यहाँ से फिर हो जाएगा कि विरल से गया सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अब सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर भाग गया। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम कहते हैं। क्या बोले फिर से सुन लीजिए, यदि प्रकाश की किरण किसी स्थान पर 180 डिग्री से उलट दिया जाए उसका पाथ को, यानी तो आपका जब तो वो प्रकाश का किरण जो है उसी रास्ते से क्या होगा, बैक होगा। तो आप समझिए, देखिए पहला कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट मिनिमम डिविएशन के लिए, इसको समझिए। अगर कोई बंदा यहाँ पे है इस जगह पे, तो उसके लिए क्या दिख रहा है, मिनिमम डिविएशन के लिए, मिनिमम डिविएशन के लिए वो क्या दिख रहा है, देखिए मिनिमम डिविएशन के लिए क्या कहना है, इसको कहना है कि आपतन कोण जो है यानी आई का वैल्यू जो है आई होगा, आई का वैल्यू जो है यानी कि इसको डेलम कहते हैं मिनिमम डिविएशन को, ठीक है। तो आई के लिए क्या है, वो कहेगा भाई हमको तो आई दिख रहा है जिसके लिए मिनिमम डिविएशन है, ठीक है भाई, चलो आपका बात भी मान लेते हैं, आई के लिए आई दिखा। अगर प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी लॉ का ऐसे दिख कर ना हम इधर से देखेंगे तो आप सकते हैं भाई, इधर से हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ई दिखेगा, हम कहेंगे हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए यही है, इसी के लिए हमको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है। ई कह रहा है कि हमारे लिए आई है, आपतन कोण आई है, तो हमारा न्यूनतम विचलन कोण मिल रहा है। हम कहेंगे कि हमारा आपतन कोण ई है जिसके लिए हमको मिनिमम डिविएशन मिल रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आप जान लीजिए, इसके लिए आई का जगह क्या है, ई है। इस कंडीशन में आपको मिल गया आई का वैल्यू ई, यानी आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो जान लीजिए जब यही दोनों बराबर हो गया तो इस केस में ये दोनों भी बराबर हो जाएगा भाई, जब दोनों इसका जितना विचलन होगा इस जगह पे तो इतना विचलन इसका भी होगा, तो इस केस में R1 बराबर R2 भी हो जाता है। दूसरा कंडीशन फिर से जरा सा देखें, एक कंडीशन तो आप समझ गए होंगे कि आई का वैल्यू ई के बराबर होता है। अब देखिए अगर हमारा ये बराबर है और ये बराबर है, अगर मान लीजिए कि प्रिज्म रेगुलर प्रिज्म में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज प्रिज्म जो है वो रेगुलर प्रिज्म का मतलब ज्यादा यूज आता है। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री भाई, तो ये भी 60 डिग्री है, यानी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म रेगुलर प्रिज्म है। उस केस में क्या है, देखिए आपका अगर ये हमारा बराबर हो गया ये दोनों, तो उस केस में ये भी बराबर हो जाएगा ये दोनों हमारा, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी पूरा 60 डिग्री हमारा हो जाएगा, ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर ये दोनों बराबर हमारा तो ये कोण दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये कोण भी हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, तो यानी 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री। इस केस में क्या होगा कि यहाँ नाम दे दीजिए BC, BC जो है पैरेलल हो जाएगा, सेकंड कंडीशन BC जो है यानी कौन रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल हो जाएगा किसका, ये आधार प्रिज्म का आधार। बात समझ गए, पहला कंडीशन क्या है, कोई आदमी इधर से देखा तो उसको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिखा, कोई आदमी उलट के उधर से देखा तो मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन मिला, यानी इस केस में आई और ये दोनों बराबर है। दूसरा क्या है,
अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये दोनों कोण में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो ये वाला भी कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है। तो बचा कितना भाई, बचा 120, तो 60 बढ़ गया। अब आप समझिए गौर से, ये 60 है, ये 60 है हमारा, ये भी 60 है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 है, अब दोनों बराबर, तो ये भी 60-60 हो जाएगा। अब 60-60 हो जाएगा तो ये पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल भी होगा। BC बराबर रिफ्रैक्टेड रे, यानी अपवर्तित किरण जो है आधार का, प्रिज्म के आधार का समांतर। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे ढंग से समझ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे।